नमस्कार साथियों, पीएसपी कॉलेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल। भारत का भूगोल में जो पढ़ने जा रहे हैं वो है भारत के भौतिक प्रदेशों में थार का मरुस्थल। कौन सा है? थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल जो कि आज हम पढ़ेंगे, थार का मरुस्थल है ना। अब इस थार के मरुस्थल को और एक अन्य नाम से जानते हैं जिसे कहा जाता है भारतीय मरुस्थल। क्या? भारतीय मरुस्थल, भारतीय मरुस्थल या भारतीय महामरुस्थल। भारतीय महामरुस्थल। थार के मरुस्थल को और किस नाम से जानते हैं? तो थार के मरुस्थल को भारतीय मरुस्थल या भारतीय महामरुस्थल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो थार का मरुस्थल है, जो भारतीय मरुस्थल है, ये थार का मरुस्थल जो है वो किन किन देशों में फैला हुआ है? तो थार का मरुस्थल जो थार का जो मरुस्थल है वो 2 देशों में फैला हुआ है। कौन कौन से देशों में? एक तो है भारत ही है, नंबर 1 भारत, और नंबर 2 पाकिस्तान। कौन सा है? पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान, जिसमें ये जो भारतीय मरुस्थल है, या फिर यूँ कहें कि जो थार का मरुस्थल है, इस थार का मरुस्थल का 85% भाग तो है किसमें? भारत में है। 85%, 85% जो भाग आता है थार के मरुस्थल का वो आता है भारत में, और पाकिस्तान के अंदर जो भाग आता है वो आता है 15%। मतलब थार के मरुस्थल का 15% भाग केवल पाकिस्तान में है, केवल 15% ही पाकिस्तान में है, बल्कि 85% जो भाग है वो भारत में फैला हुआ है। अब हम बात करते हैं आगे कि जो थार का मरुस्थल है इसका विस्तार किससे माना जाता है ना। तो ये किससे संबंधित है? तो इसमें बताया गया है कि ग्रेट पोलियो, ग्रेट पोलियो आर्कटिक अफ्रीकी ग्रेट पोलियो आर्कटिक अफ्रीकी ग्रेट पोलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल का ही पूर्वी विस्तार है। किसका विस्तार बताया इन्होंने? ग्रेट पोलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल का ही पूर्वी विस्तार है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में जो सहारा मरुस्थल है उसी के बारे में कहा है कि उसी का जो विस्तार हुआ है, जो आगे बढ़ा है, उसी के बारे में कहा कि वो आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँच गया है? भारत तक पहुँच गया है। और भारत में भी कहाँ तक आ गया है? राजस्थान के अरावली पर्वतमाला तक आ चुका है, और अरावली पर्वतमाला तक आकर वो रुक गया है, क्योंकि अरावली पर्वतमाला जो है वो रेगिस्तान को भारत के या भारत में पूर्व की तरफ या आगे बढ़ने से रोक देती है ना। तो जैसे ही अफ्रीका महाद्वीप से, इसे अफ्रीका महाद्वीप में तो कहते हैं सहारा मरुस्थल। कहाँ कहते हैं? अफ्रीका में। अफ्रीका में सहारा, फिर वो आगे बढ़ता है तो जो अरब की जो देश है, अरब के देशों में इसे कबीर कहते हैं। क्या कहते हैं? कबीर कहते हैं। किसको? इसी मरुस्थली भाग को कबीर
कहा जाता है कहाँ पर, अरब के देशों में, है ना। उसके बाद में जैसे ही आगे बढ़ता है और आता है अपने भारत की तरफ आता है, तो उससे पहले ये पाकिस्तान को क्रॉस करता है। तो जैसे ही पाकिस्तान में आता है तो पाकिस्तान में इसे कहते हैं चोलिस्तान। क्या कहा जाता है, चोलिस्तान कहा जाता है। फिर उसके बाद में ये आगे बढ़ता है और कहाँ आता है, भारत में, और भारत में कहते हैं इसे थार या भारतीय मरुस्थल, थार या भारतीय मरुस्थल। ठीक है, अब आगे हम भारत के अंदर आ गए हैं। अब भारत में हम ये देखेंगे कि भारत में ये जो थार का मरुस्थल है वो किन किन राज्यों में फैला हुआ है और उनकी स्थिति कहाँ है ना। आगे देखते हैं हम। उससे पहले हम एक बार जो हमने देखा था कि थार के मरुस्थल का जो विस्तार बताया है वो अफ्रीका से बताया, अफ्रीका के जो सहारा मरुस्थल है उससे बताया है। ग्रेट अफ्रीकी जो बताया था ना इसमें, ग्रेट पोलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल, उससे बताया है। तो उनकी स्थिति देख लेते हैं। तो ये जैसे अपना अफ्रीका महाद्वीप, ये अरब प्रायद्वीप है, यहाँ से हम अपने भारत की स्थिति बनाते हैं। इधर मलेशिया, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो वाले जो द्वीप आ जाएंगे वो है। उसके बाद में जापान वाला भाग, यहाँ से एशिया वाला, और आगे बढ़ेंगे यूरोप वाला भाग। इस प्रकार से एक आकृति बनती है, जो कि ये तो अफ्रीका महाद्वीप हो गया है। यहाँ से इधर वाला यूरोप महाद्वीप आ जाएगा और इससे इधर वाला भाग एशिया कहलाएगा। यूरोप महाद्वीप और ये अफ्रीका महाद्वीप और ये एशिया महाद्वीप, है ना। इस तरफ जो ये एक मरुस्थल फैला हुआ है जिसका नाम है यहाँ पर जो ये मरुस्थल फैला हुआ है, इस मरुस्थल का नाम है सहारा, जिसे क्या नाम दिया, ग्रेट पोलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल, ग्रेट पोलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल। इन्होंने बताया कि ये जैसे आगे बढ़ता गया, आगे आता आता जैसे इस भाग में पहुंचा, इस वाले भाग में इसको नाम दिया कबीर। उसके बाद में ये आगे बढ़ता हुआ आया और अपने भारत की तरफ ये बढ़ गया, और यहाँ पर है अपने अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला इस मरुस्थल को इधर से इधर आगे बढ़ने से रोकती है, और इसको यहाँ पर जैसे पाकिस्तान आता है तो इस जगह पर कहते हैं इसे चोलिस्तान। चोलिस्तान कहते हैं, और अपने भारत के अंदर यहाँ पर कहते हैं भारतीय मरुस्थल। ठीक है, ग्रेट पोलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल का पूर्वी विस्तार है, क्योंकि ये इधर से इधर जा रहा है, बढ़ रहा है,
है ना, इधर तो पश्चिम है, इधर से पूर्व में है, तो इसी का विस्तार इन्होंने बताया या माना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, भारत तक हम आ चुके हैं। तो भारत के अंदर इसकी स्थिति देखते हैं कि कहाँ पर है। एक भारत का मानचित्र बनाते हैं। नीचे अपने को वैसे आवश्यकता है नहीं। इधर है ना। अब इसमें हम बात करते हैं भारत के अंदर थार के मरुस्थल का विस्तार किस प्रकार से है, कैसे है, तो वो देखते हैं। भारत के अंदर बताया है कि यहाँ से इधर ये अरावली पर्वतमाला है ना, कौन सी है, ये अरावली पर्वतमाला है ना, अरावली पर्वतमाला है। इधर इस जगह पर आ गया पंजाब, हरियाणा, और ये अपना ये बताए तो अपना राजस्थान आ जाएगा। और इधर गुजरात, है ना। अब हम बात करते हैं तो पंजाब का तो कौन सा भाग है, दक्षिणी भाग। पंजाब जो राज्य है भारत का, पंजाब के दक्षिणी भाग में थार का मरुस्थल है। और हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा का भी दक्षिणी भाग इसमें शामिल है, किसमें, थार के मरुस्थल में। फिर आगे बढ़ते हैं, राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान का पश्चिमी भाग आता है। क्या आता है, राजस्थान का पश्चिमी भाग मरुस्थलीय है। और गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात का उत्तरी भाग आता है। कौन सा भाग आता है, गुजरात का उत्तरी भाग आता है। अब एक चीज़ और है इसमें कि थार के मरुस्थल को या भारतीय मरुस्थल को जो अरावली पर्वतमाला है वो पूर्व की ओर बढ़ने से रोकती है, उसको इधर आने नहीं देती है। इसकी और विशेषता बता रखी है कि ये जो थार का मरुस्थल फैला हुआ है ये वाला, इसके अंतर्गत सॉरी इसमें नीचे ज़्यादा बन गया है, यहाँ से ये वाला भाग है थार का मरुस्थल है। इसमें बताया कि भारत के अंदर थार के मरुस्थल का 4 राज्यों में विस्तार है या 4 राज्यों में फैला हुआ है, जिसमें से सबसे ज़्यादा राजस्थान में है। थार के मरुस्थल का जो विस्तार है सबसे ज़्यादा वो है राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा इसका विस्तार है। अब हम बात करते हैं कि इसी मरुस्थलीय भाग में रेत के कण होने की वजह से ग्रीष्म ऋतु में, या यूं कहे तो ये जो मरुस्थल है वो ग्रीष्म ऋतु में आग उबलता है। क्या करता है, आग उबलता है, क्योंकि यहाँ पर रेत के कण है, तो रेत के जो कण होते हैं वो जल्दी ही गर्म हो जाते हैं, इसलिए ये रेत के कण यहाँ पर आग उगलते हैं। और यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में लगभग
52 डिग्री सेल्सियस तापमान देखा गया है। कितना? ग्रीष्म ऋतु में थार के मरुस्थल का जो तापमान है वो लगभग 52 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है ना वो रिकॉर्ड किया गया है। कब? ग्रीष्म ऋतु में। वही इसकी एक विशेषता और है कि सबसे ज़्यादा टेम्परेचर भी नोट किया गया है या रिकॉर्ड किया गया है, और दूसरा सबसे कम भी यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। कि जब ग्रीष्म ऋतु में तो ग्रीष्म ऋतु में तो 52 डिग्री मतलब 52 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नोट किया गया है, रिकॉर्ड किया गया है। और शीत ऋतु में इसमें बताया है कि शीत ऋतु में यहाँ का जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, वो 0 से मतलब 0 डिग्री से भी नीचे, 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है, डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। क्यों? क्योंकि जो रेत के कण है वो रेत जल्दी गर्म होती है और जल्दी ही ठंडी हो जाती है। इसीलिए ग्रीष्म ऋतु में सबसे ज़्यादा तापमान 52 डिग्री सेल्सियस तापमान अंकित किया गया है या रिकॉर्ड किया गया है इसी मरुस्थल से। और दूसरा सबसे कम तापमान शीत ऋतु में यहाँ का 0 डिग्री चला जाता है। ये एक दूसरे के अपवाद है, मतलब इसी मरुस्थल में सबसे ज़्यादा तापमान भी पाया जाता है 52 डिग्री सेल्सियस और सबसे कम भी पाया जाता है। इस भारतीय मरुस्थल की एक विशेषता और भी है, वो क्या है कि सर्वाधिक जनघनत्व पाया जाता है, मतलब जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। कि विश्व में या विश्व के मरुस्थलों में सबसे ज़्यादा अगर जनसंख्या घनत्व पाया जाता है तो वो कौन से मरुस्थल में पाया जाता है? थार के मरुस्थल में पाया जाता है या भारतीय मरुस्थल में पाया जाता है। वो कितना है? वो है लगभग औसत 83 है ना, 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना बताया? 83 है ना, 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर इसका औसत जनगणना तो बताया गया है। अब उसके बाद में एक विशेषता इसकी और लेते हैं तो है कि राजस्थान या फिर यूँ कहे तो जो भारतीय मरुस्थल है वो सबसे ज़्यादा जैव विविधता वाला मरुस्थल है। क्या है? सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। जैव विविधता किसे कहते हैं? जैव विविधता क्या होता है कि जीवों में पाए जाने वाली विभिन्नता को ही जैव विविधता कहते हैं, या जीवों की प्रजातियों में, वनस्पति में भी हो जाती है, और जो जीव होते हैं उनमें भी आती है ना, वो भी उसमें गिने जाते हैं। अब उसके बाद में इसमें बताया है कि ये जो मरुस्थल है वो इधर पाकिस्तान वाले भाग में भी स्थित है या फैला हुआ है। पाकिस्तान के भी 2 प्रांत हैं जिसमें थार के मरुस्थल का विस्तार है। इधर जो है वो है, इधर भी पाकिस्तानी है, ये अपने भारत वाला, सॉरी इधर भी पंजाबी है। इधर तो ये जो पंजाब है वो अपने भारत वाला हिस्सा है, भारत के दिया वाला, और यहाँ पर जो भाग है वो भी पंजाबी आता है, जो कि पंजाब वो किस में आता है? वो पाकिस्तान वाला। और इस जगह पर है सिंध प्रांत। कौन सा है? सिंध प्रांत। ठीक है। अभी जो हमने देखा है इसमें वो ये देखा है कि थार का मरुस्थल जो है उसे भारतीय मरुस्थल भी कहते हैं। उसके बाद में हमने देखा कि भारतीय जो मरुस्थल है वो किन किन देशों में फैला हुआ है, या यूँ के थार का मरुस्थल किन किन देशों में फैला हुआ है। तो थार का जो मरुस्थल है वो भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में फैला हुआ है, जिसमें बताया है कि इन दोनों में सबसे ज़्यादा तो भारत में इसका विस्तार है। कितना है? जो कुल जो मरुस्थलीय है भाग है उसका 85% भाग, कितना? 85% जो भाग है वो भारत में है और केवल 15% भाग पाकिस्तान में है। फिर उसमें बताया है कि ये जो थार का मरुस्थल है वो किसका
भाग है। तो उसमें बताया कि अफ्रीका के अंदर जो एक मरुस्थल था या मरुस्थल है ना, जिसको पूर्व में अलग नाम से जाना जाता था, उसका नाम है ग्रेट पोलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल। उसी का पूर्वी विस्तार बताया गया है। वही धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और भारत की तरफ आया, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता आया, जिन जिन देशों की तरफ बढ़ा था उसमें उन्होंने उनकी विशेषताओं के आधार पर अलग अलग नाम दिया। जिसमें जैसे वो आगे बढ़ा तो उसमें जैसे अरब के देशों में आया, अरब प्रायद्वीप वाले क्षेत्रों में, तो वहाँ पर उनको कबीर नाम से पुकारा। और उसके बाद में जैसे वो पाकिस्तान में आया तो पाकिस्तान में उसको नाम दिया चोलिस्तान, है ना। उसके बाद जैसे वो अपने भारत में प्रवेश करता है, भारत में उसे कहते हैं थार का मरुस्थल या भारतीय मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हमने देखा था कि जो भारतीय मरुस्थल है उसकी दो विशेषताएं हमने अभी देखी थी, कि उन दोनों विशेषताओं में बताया है कि एक तो विश्व में जितने भी मरुस्थल है उन मरुस्थलों के आधार पर अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व जो पाया जाता है वो भारतीय मरुस्थल के अंतर्गत ही पाया जाता है, जनसंख्या घनत्व। और वो कितना है? 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है। उसके बाद में हमने इसमें देखा था कि एक विशेषता और देखी थी इसके अलावा, कि मरुस्थलों में सबसे ज़्यादा अगर जैव विविधता पाई जाती है तो वो पाई जाती है किसमें? थार के मरुस्थल में पाई जाती है ना। उसके बाद कि थार का मरुस्थल जो है या भारतीय मरुस्थल है वो भारत के कितने राज्यों में फैला हुआ है? तो थार का जो मरुस्थल है या भारतीय मरुस्थल है वो भारत के 4 राज्यों में फैला हुआ है। पहला पंजाब जो कि पंजाब का दक्षिणी भाग उसमें आता है थार के मरुस्थल में, और दूसरा है गुजरात का उत्तरी भाग आता है, और पंजाब के पास में एक राज्य और है जिसका नाम है हरियाणा का भी दक्षिणी भाग, और राजस्थान का पश्चिमी भाग। ये 4 जो राज्य हैं वो थार के मरुस्थल के अंतर्गत आते हैं, या यूं कहें तो थार का मरुस्थल भारत के इन 4 राज्यों में फैला हुआ है ना। और राजस्थान का कौन सा भाग आता है? पश्चिमी भाग आ जाता है। और उसमें ये बताया कि थार के मरुस्थल को आगे बढ़ने से अरावली पर्वतमाला रोकती है। कौन सी पर्वतमाला रोकती है? अरावली पर्वतमाला रोकती है। फिर उसके बाद में हम देखा था, हमने या देखते हैं तो इसमें बताया कि थार के मरुस्थल में जो बालू के कण होते हैं, रेत, उसमें बताया है कि रेत जो होता है वो जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी ही ठंडा हो जाता है। इसीलिए इसमें बताया कि ग्रीष्म ऋतु में यहाँ का तापमान कितना डिग्री नोट किया गया है या अंकित किया गया है? तो वो है 52 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। कब की बात है? यह ग्रीष्म ऋतु की। और इसमें यह कहा है कि ज़्यादा भी बताया लेकिन सबसे कम भी यहाँ पर होता है। कितना? 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। कब की बात है? यह शीत ऋतु की, ठंड के मौसम में, क्योंकि रेत के कण जल्दी गर्म होते हैं, जल्दी ठंडे होते हैं, है ना। अब उसके बाद में हम देखते हैं कि इसमें जो एक बताया था कि यहाँ पर एक अरावली पर्वतमाला है। कौन सी पर्वतमाला है? अरावली, जिसको यहाँ बताया था अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में थार का मरुस्थल फैला हुआ है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ से ये जो मरुस्थली भाग है, इस मरुस्थली भाग में या इस मरुस्थली भाग की जो औसत जो वार्षिक वर्षा है वो है 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर इसकी औसत वार्षिक वर्षा है। और अगर मिलीमीटर की बात करें तो वो हो जाएगी 150 मिलीमीटर। इस मरुस्थली भाग की औसत वार्षिक वर्षा है। ठीक है। ये इसमें इस प्रकार से एक कुछ सामान्य जानकारी के रूप में बताया गया था। अब इसको हम आगे एक PDF के माध्यम से या कुछ व्यवस्थित तथ्यों के आधार पर हम देखते हैं, इसको शुरू करते हैं।
और एक चीज़ इसमें यह है कि ये जो मरुस्थल है, इस मरुस्थल को ढलान के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। किसके आधार पर? ढलान के आधार पर। ढलान के आधार पर इसको दो भागों में बांटा है, जिसमें एक भाग तो ये बताया इस तरफ वाला, और एक ढलान इस तरफ बताया। इधर वाले भाग में जो मरुस्थलीय भाग है, जिसको उत्तर में कहा है, उत्तर में जो भाग है वो पंजाब के पाकिस्तान के सिंध प्रांत की ओर है, और नीचे जो बताया दक्षिण वाला, जिसको उन्होंने नाम दिया कच्छ का रण वाला मरुस्थल। और कच्छ का जो रण है, उस भाग का जो मरुस्थल है, उसको उन्होंने सफ़ेद मरुस्थल की उपमा दी गई है। कौन से मरुस्थल की उपमा दी? सफ़ेद। अब सफ़ेद मरुस्थल की उपमा क्यों दी है? क्योंकि इस वाले भाग में रेत में जो क्या है, नमक की मात्रा है, और यहाँ का दलदली भाग है, इसीलिए नमक के जो कण है वो उस रेत के ऊपर आकर जम जाते हैं और एक परत बना देते हैं जो सफ़ेद कलर के दिखाई देते हैं, इसलिए उसे सफ़ेद या श्वेत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। तो इसे हम आगे देखते हैं। भारतीय मरुस्थल, जिसे थार के मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है ना। भारतीय मरुस्थल या थार का मरुस्थल, क्या बताया कि थार के मरुस्थल को भारतीय मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? भारतीय मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा कि थार का मरुस्थल भारत व पाकिस्तान दोनों देशों में फैला हुआ है। कौन कौन से? भारत व पाकिस्तान दोनों देशों में फैला हुआ है। उसके बाद थार का मरुस्थल ग्रेट पोलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल का ही पूर्वी विस्तार है या पूर्वी भाग है। उसके बाद कि भारत के थार के मरुस्थल को पाकिस्तान में चोलिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं? चोलिस्तान कहते हैं। उसके बाद भारत में जो थार का मरुस्थल है उसका विस्तार कितना बताया है? लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना बताया? 2 लाख वर्ग किलोमीटर। और ये कहाँ स्थित है? भारत के उत्तर पश्चिम में। थार का मरुस्थल भारत के किस दिशा में स्थित है? तो थार का मरुस्थल भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। फिर आगे कि भारतीय मरुस्थल भारत के कितने राज्यों में फैला हुआ है? तो भारतीय मरुस्थल भारत के 4 राज्यों में फैला हुआ है। कौन कौन से? पश्चिमी राजस्थान का पश्चिमी भाग, और गुजरात का कौन सा भाग? उत्तरी भाग, पंजाब का दक्षिणी भाग, और हरियाणा का दक्षिणी भाग। उसके बाद राजस्थान का एक गांव है जिसका नाम है सम गांव, जिसके बारे में बताया गया है कि वो पूर्ण रूप से क्या है? पूर्ण रूप से वनस्पति रहित क्षेत्र है। वनस्पति रहित क्षेत्र बताया गया है कि वहाँ पर रेत ही रेत है, रेत के टीले ही हैं, वहाँ पर वनस्पति नहीं है। उसके बाद थार के मरुस्थल में ग्रीष्म काल में जो हवाएं चलती है, शुष्क गर्म हवाएं चलती है, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? लू के नाम से जाना जाता है। वाली शुष्क गर्म हवा को लू के नाम से जाना जाता है, जो पीड़ादायक होती है ना। गर्मियों में थार के मरुस्थल की रेत आग उगलती है। क्या करती है? आग उगलती है। इस मरुभूमि में 52 डिग्री मतलब 52 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है, जबकि सर्दियों में तापमान शून्य से नीचे चला जाता है। उसका कारण क्या है? कि रेत जल्दी गर्म होती, जल्दी ठंडी हो जाती है, और जिसका मुख्य कारण बताया कि यहाँ की बालू रेत जो जल्दी गर्म जल्दी ठंडी हो जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। विश्व के मरुस्थलीय क्षेत्र में, मतलब विश्व के जो मरुस्थल है उनकी बात की जा रही है कि विश्व के मरुस्थलीय क्षेत्र में सर्वाधिक जनघनत्व की बात करते हैं महाद्वीपों में, मरुस्थलों में,
तो सबसे ज़्यादा जनघनत्व पाया जाता है भारतीय मरुस्थल में या थार के मरुस्थल में, जो कितना है 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 83% थार के मरुस्थल में पाया जाता है। उसके बाद कि भारतीय मरुस्थल या थार के मरुस्थल की पूर्वी सीमा कौन निर्धारित करती है? अरावली पर्वतमाला निर्धारित करती है। उसके बाद इस भाग की औसत वार्षिक वर्षा, किस भाग की? भारतीय मरुस्थल की या थार के मरुस्थल की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? 15 सेंटीमीटर, या अगर mm में बदले तो आ जाता है 150 mm। उसके बाद ढलान के आधार पर थार के मरुस्थल को दो भागों में बांटा गया है। किसके आधार पर? ढलान के आधार पर। ढलान के आधार पर थार के मरुस्थल को दो भागों में बांटा है। कौन कौन सा है? नंबर 1 उत्तरी भाग, इसका ढलान पाकिस्तान के सिंध प्रांत की ओर है। कौन से प्रांत की ओर है? सिंध प्रांत की ओर है। दूसरा दक्षिणी भाग, जिसका ढलान कच्छ के रण की ओर है, जो कि गुजरात वाला ना। इस मरुस्थल को नमक की मात्रा के कारण सफ़ेद मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। इसके कौन से वाले भाग को? दक्षिणी भाग को, जो कि जिसका ढलान किस तरफ है? कच्छ के रण की तरफ है ना। उसे सफ़ेद या श्वेत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। उसका कारण क्या है? कि उसमें नमक की मात्रा होने की वजह से। अब बात करते हैं कि अभी जो वर्तमान में जिस जगह पर मरुस्थल है या थार का मरुस्थल है, उस जगह पर पहले क्या था? तो मेसोजोइक महाकल्प, जिसे मध्यजीवी महाकल्प कहते हैं, आज से लगभग 24.5 करोड़ वर्ष पहले, वर्तमान से या फिर आज से लगभग 24.5 करोड़ वर्ष पहले के समय यह भाग टेथिस सागर का हिस्सा था। किसका हिस्सा था? टेथिस सागर का हिस्सा था। एक विद्वान था जिसका नाम था वेगनर महोदय। उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। इन्होंने यह बताया था 1912 में कि प्राचीन काल में आज से लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले आज से लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले उन्होंने बताया था लगभग, कि उन्होंने कहा कि ये पूरा जो भाग था वो आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, स्थल भाग। और उन्होंने बताया कि उस स्थल भाग का विभाजन हुआ, जो जुड़ा हुआ भाग था उसको उन्होंने पेंजा नाम दिया था। और उन्होंने कहा कि पेंजा का विभाजन हुआ था और पेंजा के विभाजन से बीच में सागर का निर्माण हुआ, जिसका नाम था टेथिस सागर। तो उस टेथिस सागर का हिस्सा बताया। किसको बताया? भारतीय मरुस्थल को। उसके बाद अब उसके प्रमाण कौन देते हैं? कैसे पता चलता है, या कैसे हम कह सकते हैं, किन प्रमाणों के आधार पर या किन तथ्यों के आधार पर अपन ये कह सकते हैं कि ये टेथिस सागर के हिस्से थे? तो ये प्रमाण बताते हैं कि अपने थार के मरुस्थल की जो खारे पानी की झीलें हैं, खारे पानी की झीलें, वो मिट्टी में ही नमक की मात्रा ये प्रमाणित करती है कि यह भाग किसी सागर का हिस्सा था। और वो कौन सा सागर था? टेथिस सागर। उसके बाद की बात है तृतीय कल्प में, जो कि आज से लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व, आज के समय से 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व, जिसे तृतीय कल्प कहा जाता है। तृतीय कल्प में अल्पाइन भूहलचल उथल पुथल की घटना हुई। एक उथल पुथल की घटना हुई थी, जिसमें जो इस मरुस्थलीय भाग में जिस जगह पर जो टेथिस सागर था, उस जगह पर पहले क्या थी? वनस्पति भी थी। उस वनस्पति के दबने से लिग्नाइट कोयले का निर्माण हुआ। जो वनस्पति जो थी वो आंतरिक भाग में दब गई, जिसे दबने से वो सड़ गलने के बाद में उन्होंने किसका रूप धारण किया? लिग्नाइट कोयले का रूप धारण किया। और वहाँ पर जो जीव जंतु थे, उन जीव जंतुओं के दबने से पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस के अवशेष मिले या फिर भंडार बने, जिनके बारे में पता चलता है जैसलमेर में आकलवुड फॉसिल्स पार्क, जिसे आकल काष्ठ जीवाश्म उद्यान या उद्यान के नाम से जाना जाता है, जो कि सघन वनस्पति के प्रमाण को स्पष्ट करते हैं। उस जगह पर
इनके अवशेष रखे हुए हैं कि इस जगह पर पहले वनस्पति, सघन वनस्पति थी। उन सघन वनस्पति के जो अवशेष मिले थे उनको इस जगह पर रखा हुआ है। अब बात आती है तृतीय के बाद चतुर्थ कल्प, जिसका समय है आज से लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व। आज से लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व प्लीस्टोसीन युग में यह भाग धीरे धीरे ऊपर उठा। जैसे ये भाग था, एक भाग क्या हुआ, धीरे धीरे ऊपर उठा। ऊपर उठा तो ये वाला भाग ऐसा हो गया, और ये वाला भाग नीचे रह गया। तो यहाँ की जो नदियाँ थी ये नीचे रह गया, ये वाला भाग ऊपर रह गया। तो इसका ढलान किस तरफ हो गया, इस तरफ इसका ढलान हो गया। तो यहाँ की जो नदियाँ थी वो नदियाँ इधर चली आई, उन्होंने अपना मार्ग बदल दिया, ऊपर उठा, जिसमें नदियों के मार्ग बदल आए और शुष्क प्रदेश के रूप में बदल गया। विश्व में सर्वाधिक जैविकता वाला मरुस्थल कौन सा है? थार का मरुस्थल ही है। और भारतीय मरुस्थल का लगभग 85% भाग भारत में है और लगभग 15% भाग कहाँ पर है? पाकिस्तान में। उसके बाद भारत के अनुसार थार के मरुस्थल का राजस्थान में जो विस्तार है वो है 62%, लगभग 62% विस्तार है राजस्थान में। किसका? थार के मरुस्थल का। किसके संदर्भ में? भारत के अनुसार है, भारत के संदर्भ में। और राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61.11% भाग मरुस्थल से घिरा हुआ है। जो राजस्थान का जो कुछ क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल के 61.11% भाग पर मरुस्थल है। अब इसके बाद में दो शब्द आते हैं जो लगने में या फिर पढ़ने में एक सिमिलर लगते हैं, एक जैसे दिखते हैं, लेकिन उन दोनों की परिभाषाएं अलग अलग है। एक आता है कि रेगिस्तान का मार्च। तो बताया है कि मरुस्थल का आगे बढ़ना रेगिस्तान का मार्च कहलाता है। मरुस्थल का आगे बढ़ना, जैसे कि वो अफ्रीका का जो मरुस्थल था वो किस तरह बढ़ रहा था? पूर्व की ओर बढ़ रहा था, है ना। और जिसे कौन रोक रहा था? अरावली पर्वतमाला भारत में आगे बढ़ने से रोक रही थी, उसे तो कहते हैं रेगिस्तान का मार्च। और दूसरा आता है मरुस्थलीकरण। मरुस्थल के विस्तार की प्रक्रिया को मरुस्थलीकरण कहते हैं। विस्तार का मतलब होता है कि सभी दिशाओं में उसका फैलना, सभी दिशाओं में फैलना, वो कहलाता है मरुस्थलीकरण। और दूसरा किसी एक दिशा के अंदर उसका आगे बढ़ते जाना, वो कहलाता है रेगिस्तान का मार्च। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थार के मरुस्थल में इतनी जानकारी इसलिए पड़ी है क्योंकि हम भारत के संदर्भ में पढ़ रहे थे, और इसमें ज़्यादा जानकारी हम पढ़ेंगे जब राजस्थान के संदर्भ में पढ़ेंगे, राजस्थान में थार का मरुस्थल, तब हम बारीकी से पढ़ेंगे, जिसमें जो विभिन्न प्रकार की जो स्थलाकृतियाँ बनती है रेत से, बरखान वगैरह, इनके बारे में अपन, दोहरे वगैरह, इनके बारे में अपन बाद में देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।